क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए प्रयोग की दहलीज पर खड़ी है? क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ऐसा दांव चलने जा रही है जो न सिर्फ सियासी समीकरण बदल दे बल्कि सत्ता के ढांचे को भी नया रूप दे दे? तीसरे डिप्टी सीएम की चर्चा सिर्फ एक पद की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उस सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा है जिसने पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी है। सवाल यह भी है कि क्या जातिगत संतुलन साधने की यह रणनीति वास्तव में वोट में बदलती है या सिर्फ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व बनकर रह जाती है? जब देश के दूसरे राज्यों में 3-3 यहां तक कि 5-5 डिप्टी सीएम बनाए जा चुके हों, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी उसी मॉडल की ओर बढ़ रहा है? क्या यह सत्ता में भागीदारी का विस्तार है या राजनीतिक संदेश देने का एक सुनियोजित तरीका? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तरह के प्रयोग से चुनावी जीत सुनिश्चित की जा सकती है, वो भी यूपी जैसे राज्य में? यूपी की राजनीति में उठती ये हलचल सिर्फ पर्दों की फेरबदल नहीं है, बल्कि 2027 के महासंग्राम की तैयारी है, जहां हर जाति, हर क्षेत्र और हर वोट का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है और इस बार चर्चा का केंद्र है तीसरे डिप्टी सीएम की संभावित नियुक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी की तैयारी में लगी हुई है, लेकिन ये वापसी केवल विकास या कानून व्यवस्था के मुद्दों पर नहीं बल्कि बारीक सामाजिक समीकरणों पर भी निर्भर करेगी। भाई साहब, बीजेपी लंबे समय से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम करती रही है। वर्तमान में केशव प्रसाद मौर्य यानी कि ओबीसी समुदाय से और ब्रजेश पाठक ब्राह्मण के रूप में 2 डिप्टी सीएम हैं। अब तीसरे पद के जरिए दलित या जाट समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है। यह कदम सिर्फ प्रतिनिधित्व का मामला नहीं बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश है। हर बड़े सामाजिक समूह को सत्ता में हिस्सेदारी। तीसरे डिप्टी सीएम के लिए जिन नामों की चर्चा है वे अपने अपने सामाजिक समीकरण के साथ आते हैं। जो पहला नाम है वो नाम आ रहा है बेबी रानी मौर्य का। दलित जाटो चेहरा है, महिला प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक अनुभव है, तीनों का मिलाजुला के संतुलन ये रखती हैं। दूसरा जो नाम आ रहा है वो असीम अरुण का आ रहा है। ये प्रशासनिक अनुभव लिए हुए हैं, शहरी और युवा मतदाताओं पर बहुत पकड़ है, यानी कि ये भी 3 समीकरण साध रहे हैं, 3 संतुलन को साध रहे हैं। उसके बाद जो अगला नाम आ रहा है वो है भूपेंद्र सिंह चौधरी का। पश्चिमी यूपी के जाट वोट बैंक और संगठन पर मजबूत पकड़ रखते हैं। इन तीनों नामों से साफ है कि बीजेपी जाति, क्षेत्र और छवि तीनों स्तरों पर संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। दरअसल कई डिप्टी सीएम बनाना भारतीय राजनीति में नया नहीं है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में 2019-2021 के दौरान बीएस येदियुरप्पा की सरकार में 3 डिप्टी सीएम थे। इसी तरह आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एक समय में 5 डिप्टी सीएम तक बनाए। इससे स्पष्ट है कि डिप्टी सीएम की संख्या बढ़ाना संवैधानिक बाध्यता नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति है। इस पूरी कवायद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मोहन भागवत की हालिया बैठकों ने संकेत दिया है कि संगठन भी सामाजिक संतुलन को लेकर गंभीर है। यह केवल चुनाव जीतने की रणनीति नहीं बल्कि दीर्घकालीन सामाजिक आधार मजबूत करने की कोशिश भी है। बीजेपी के सामने एक चुनौती ब्राह्मण वर्ग की कथित नाराजगी भी है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में फेरबदल के जरिए इस वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की जा सकती है। यानी एक तरफ नए सामाजिक समूहों को जोड़ा जाएगा, वहीं पुराने समर्थन आधार को भी बनाए रखने की रणनीति पर काम किया जाएगा। हालांकि यह रणनीति जितनी आकर्षक दिखती है उतनी आसान भी नहीं है। यानी कि ज्यादा पद होगा, इसका मतलब कि ज्यादा महत्वाकांक्षाएं होंगी। ज्यादा पद होगा तो संतुलन में जो होगा वह संभावित असंतोष होगा। प्रतिनिधित्व में प्रदर्शन की अपेक्षा होगी। अगर यह संतुलन बिगड़ा तो यह फायदा देने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है।
यूपी में बीजेपी को नुकसान भी इसका हो सकता है। इतिहास बताता है कि सिर्फ सामाजिक समीकरण साधने से चुनाव नहीं जीते जाते। विकास, नेतृत्व, संगठन और विपक्ष की कमजोरी, ये सभी कारक मिलकर जो चुनाव होते हैं उसके परिणाम तय करते हैं। तीसरे डिप्टी सीएम का फॉर्मूला एक मजबूत राजनीतिक संदेश जरूर दे सकता है, लेकिन ये जीत की गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तीसरे डिप्टी सीएम की चर्चा केवल एक पद की नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। यह दिखाता है कि 2027 का चुनाव केवल विकास बनाम विपक्ष नहीं है ऐसा, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व बनाम राजनीतिक संतुलन का भी चुनाव होगा। बीजेपी अगर इस संतुलन को सही तरीके से साध लेती है तो ये उसके लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है, लेकिन अगर ये सिर्फ प्रतीकात्मक कदम बनकर रह गया तो इसका असर सीमित भी रह सकता है। अंततः यूपी की राजनीति में यह प्रयोग आने वाले समय में एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है, जहां सत्ता सिर्फ शासन का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों का आईना भी बनती जा रही है। अंत में सवाल यही रह जाता है कि क्या तीसरे डिप्टी सीएम का दाव सिर्फ एक सियासी प्रयोग है या 2027 की जीत का मास्टर स्ट्रोक। उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस दौर से गुजर रही है ना, वहां हर फैसला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक और सामाजिक संदेश के साथ आ रहा है। बीजेपी अगर इस रणनीति के जरिए दलित, जाट और ब्राह्मण जैसे अहम वर्गों को एक साथ साधने में सफल होती है तो ये उसके लिए निर्णायक बढ़त साबित हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता का अत्यधिक विस्तार और संतुलन बनाने की कोशिश कई बार उल्टा असर भी डालती है। उम्मीदें बढ़ती हैं, असंतोष भी जन्म लेता है और यहां किसी भी मजबूत रणनीति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। 2027 का चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं होगा। यूपी के लिए ये भरोसे, प्रतिनिधित्व, कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है और कौन नेतृत्व कर रहा है कि कसौटी भी बनेगा। ऐसे में तीसरे डिप्टी सीएम की चर्चा एक संकेत है कि बीजेपी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है और हर संभव समीकरण को साधने में जुटी है। अब देखना यह होगा कि यह दाव इतिहास बनता है या सिर्फ एक और सियासी प्रयोग बनकर रह जाता है।